चलिए जी बच्चे, शुरू करते हैं हम हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर और देखते हैं कि कितना आसान चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना यहाँ पर दिक्कत है। प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अब तो करेंगे। चलिए मिलते हैं कब, लाइव सेशन में। देखें कितनी प्रैक्टिस आपने की है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी जरूरी होती हैं हर चैप्टर के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, इसलिए थोड़ा समय यहाँ जरूर लिया है। लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान से, हाँ, जो इस पूरे चैप्टर में ध्यान से याद रखिएगा और प्रैक्टिस नहीं करी बेटा तो आप ध्यान रखना, ना सिर्फ आपका इंडेफिनिट, आपका डेफिनेट उड़ जाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उड़ जाएगा, आपको एरिया में भी परेशानी होने वाली है। और ये इंटीग्रल कैलकुलस का अच्छा खासा सेगमेंट है। कितने ही क्वेश्चन एओडी में ऐसे होते हैं जहाँ इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ भी परेशानी होने वाली, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा समय लिया है और आपको सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर, इंटीग्रेशन है क्या। इस इंटीग्रेशन की बात करें तो ये एक्चुअली इसके और भी नाम हैं। this is also known as anti डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव बोले हैं, प्रिमिटिव बोले हैं और इंटीग्रेशन बोले हैं, एक ही बात है। ये जो इसका नाम है ना बच्चे, एंटी डेरिवेटिव, ये अपने आप में आपको बता रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या। जी हाँ, एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का रिवर्स, ऑपोजिट। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का जो ऑपोजिट है वही इंटीग्रेशन है। मतलब क्या, मतलब बहुत सिंपल से कि आपने कोई भी एक फंक्शन दिया और आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक। यहां से जो मिला वो आपने अब किसको पकड़ाया, वो आपने इंटीग्रेशन को पकड़ा दिया, वो आपने इंटीग्रेशन को पकड़ा दिया। अब इंटीग्रेशन को पकड़ाया तो ये क्या करेगा, ये वापस हमें एफ ही दे देगा। ये है इंटीग्रेशन। आपने एक फंक्शन दिया, उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका जो रिजल्ट मिला वो आपने इंटीग्रेशन को दे दिया, तो इंटीग्रेशन वापस आपको वही फंक्शन पकड़ा देगा। कुछ ऐसा ही इस केस में भी होगा कि आपने फंक्शन दिया इंटीग्रेशन को, यहां से जो मिला वो आपने पकड़ाया डिफरेंशिएशन को, और यहां से जो मिलेगा वो वापस आपको एफ ही मिलेगा। यानी आप पहले इंटीग्रेट करें बाद में डिफरेंशिएट कर दें, या पहले डिफरेंशिएट करें बाद में इंटीग्रेट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली ये जो मशीन बनेगी दोनों को मिलाकर, उसमें जो देंगे वही मिलेगा एग्जैक्ट, ठीक। अब ये है हमारा हाँ, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, जिसको हमने एंटी डेरिवेटिव में नाम दिया। और एंटी डेरिवेटिव क्यों दिया वो आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव, और इसने क्या किया, उसका रिवर्स कर दिया। ये उसके एंटी है कि भाई तू जो करेगा मैं उसका सब काम तमाम कर दूंगा और वापस वही पकड़ा दूंगा जो तेरे को मिला होगा। यानी तेरे होने की और ना होने की बात ही खत्म कर दूंगा, तेरी प्रेजेंस, तेरी एग्जिस्टेंस जो है उसको ही यहां डिनाई कर दिया जाएगा। ऐसा जो है वो है एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि सर इसका नाम इंडेफिनिट काहे पड़ा, इसका नाम इंडेफिनिट काहे पड़ा। तो देखिए उसको समझते हैं कि इंडेफिनिट क्यों है। इंडेफिनिट इसलिए इसका नाम है बच्चे कि देखो यहां यदि मेरे बच्चे में f की जगह f+1 दूं, f की जगह f+1 दूं, तो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा क्या, मैंने मान लिया अब यहां f+1 दिया, f दिया, दोनों ही केस में आपको f डैश ही मिलेगा। भैया आप f+1 को डिफरेंशिएट करो या f को डिफरेंशिएट करो, हर केस में यहां आपके पास क्या आने वाला है, f डैश आने वाला है। आप इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले मशीन को क्या दोगे, इस मशीन को आप f डैश दोगे। अब इसको आप f डैश दोगे, इसको थोड़े ना सपना आ रहा है कि यहाँ +1 था, यहाँ 0 था, या +5 था, या -7 था, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को सेफ रखेगा। कैसे सेफ रखेगा भैया, अब ये कहेगा मुझे नहीं पता भैया कांस्टेंट क्या था,
मुझे नहीं पता कांस्टेंट क्या था, कुछ हो सकता है। अब मैंने यदि यहां पे गलत कांस्टेंट दे दिया तो मैं एंटी डेरिवेटिव किस बात का? हाँ, तब मैं एंटी डेरिवेटिव किस बात का? मेरा तो नाम ही एंटी डेरिवेटिव इसलिए है कि मैं इसकी ले लूंगा, तो इसकी कैसे लूं? हाँ, अब वो कहेगा अच्छा तू डाल डाल, मैं पात पात, तूने 0 दिया, तूने 1 दिया, तूने 2 दिया, तूने 3 दिया, तूने 20 दिया, -20 दिया, जो भी दिया मुझे नहीं पता, मैं सबको कवर कर लेता हूं, मैं सबको कवर कर लेता हूं। मैं मेरे साथ जो भी यहां फाइनल फंक्शन जो यहां दूंगा उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करके दे दूंगा और कह दूंगा भैया चाहो जो वैल्यू रख लो। ओहो, चाहो जो वैल्यू रख लो, यानी आप दे तो यहां डेफिनेट कर्व रहे हो, एक कर्व दे रहे हो, लेकिन ये जनाब अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक कर्व की फैमिली दे रहे हैं। आपने तो f+1 दिया, इसने कहा f+c लो, तुम इतना सा दे रहे हो, हम तुम्हें बहुत खुलकर दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं, और हमने यहां एक डेफिनेट कर्व को क्या बना दिया है, एक फैमिली ऑफ कर्व बना दिया है। देखिए यहां आपके पास हो सकता है कि एक डेफिनेट कर्व हो, लेकिन यहां क्या होगा, यहां होगा हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व। इसीलिए अब इस फैमिली ऑफ कर्व का बात करें, कुछ भी डेफिनेट नहीं भैया, कांस्टेंट अब हमें अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट फिक्स नहीं है, पूरी एक फैमिली है। आप चाहो तो c की वैल्यू 1 लो, आप चाहो तो c की वैल्यू -1 लो, आप चाहो तो 20 लो, आप चाहें जो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला हमने, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए इसको बहुत आसान से एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने कहा x³ का डेरिवेटिव, आपने कहा कि सर 3x²। मैंने कहा कि भैया क्या आप मुझे x³ + 20 का डेरिवेटिव बताएंगे? आप कहेंगे सर 3x² ही होगा, यहां कोई और कांस्टेंट ले लूं तब भी 3x² ही होगा। पता है, तो इसमें तो डिफरेंशिएशन अच्छे से कर चुके हैं। अब हर केस में जब आप किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3x² का x के रिस्पेक्ट में, यहां आपको बताया गया था कि ये dx क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाना है। यहां ये dx क्या बताएगा, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाना है। इज दैट क्लियर? तो वही यहां पर है। अब 3x² का इंटीग्रेशन, अब हमें पता है ये जनाब क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, तो ये क्या देंगे, ये वही देंगे, ये क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव को मिला होगा ये वापस उसको देंगे, ताकि डेरिवेटिव का किया हुआ जो है वो खत्म हो जाए, उसका इफेक्ट जो है, इंपैक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर अब इसको क्या मिला था, इसको x³ मिला था, तो ये क्या करेगा, x³ ही देगा, लेकिन फिर वही अपने आप को बचा के रखेगा। क्यों? क्योंकि यहां इसको नहीं पता कि x³ + 0 था या x³ + 20 था। इसने सोचा यार ये तो कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो ये क्या करेगा, यहां आपको एक कांस्टेंट दे देगा। दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि भैया ये इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बने रहने देता है, यानी ये क्या करता है, ये पूरी लाज रखता है इसकी, भैया हम डेरिवेटिव वाला जो भी काम है उसका इंपैक्ट खत्म कर देंगे, तो हम तो जनरलाइज वे में खत्म कर देंगे। दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व, दिस वन इज अ फिक्स कर्व, दिस वन इज अ फिक्स कर्व, और ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। ये डेफिनेट कर्व है, ये क्या है, इनडेफिनेट कर्व है। इसलिए इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस का जो नाम यहां पे रखा गया है वो क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। Is that clear? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। अब हम आते हैं कि हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल्स पता होने चाहिए। आप सबको पता है, बस हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपस में समराइज कर लेते हैं। तो चलिए जी, अब हम जो है बात करते हैं हमारे वही एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। चलिए इसमें वही जैसा कि हमने अभी तक ऐसी सारे केस में टेबल बनाई है, टेबल बना लेते हैं। अब सबको पता है, हम उसी को शुरू करते हैं।
यहां तो फंक्शंस हैं, यहां उनके एंटी डेरिवेटिव हैं, यहां उनके एंटी डेरिवेटिव हैं। देखिएगा पहला वाला, फर्स्ट वाले की बात करें मेरे बच्चे, तो आप सब देख रहे हैं कि फंक्शंस एंड एंटी डेरिवेटिव। तो हम यहां देख रहे हैं फंक्शन में हमने सबसे पहले ले लिया, मान लीजिए x पावर n। अब ये एंटी डेरिवेटिव आया कैसे? नाम से, नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। कैसे आएगा? कि भैया डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टे का क्या मतलब है? कि भैया यदि आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है तो जो मिला है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो दिया था वो मिलेगा। जैसा अभी हमने किया 3x² डिफरेंशिएशन से मिला, किसके डिफरेंशिएशन से मिला? x³ से। तो हमने 3x² का इंटीग्रेशन क्या बोल दिया? x³ प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट c हर जगह रहेगा, ये कांस्टेंट c हर जगह रहेगा। यदि कभी मैं c ना लिखूं तो चिल्लाना नहीं है, सो आप c लिखना भूल गए, ठीक है? तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं यहां कहीं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो है, वो आप मान के चलेंगे, ठीक है? तो यहां ध्यान रखना है, इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। एंटी डेरिवेटिव अब x पावर n का निकालना। x पावर n किसका डेरिवेटिव रहा होगा? x पावर n किसका डेरिवेटिव रहा होगा? आप सबको पता है x पावर n+1 अपॉन n+1। पता है नहीं पता है? बिल्कुल। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये n+1 नीचे आएगा, x पावर n रह जाएगा, ये n+1 इस n+1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? जी हाँ, c चल रहा है, प्लस c चल रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है ना? तो यहां पे x पावर n का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल क्या हो गया? x पावर n+1 अपॉन n+1। क्या ये हमेशा होता है? क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये हमेशा नहीं होता है। यहां n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। देखो ना यार, -1 पे तो डिफाइन ही ना है, -1 पे तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0। और -1 में ये क्या बन रहा है? x पावर -1 यानी 1 अपॉन x। 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है? हाँ सही पकड़े हैं, ln x का। जी हाँ, तो ध्यान रखना है। फिर सेकंड, अब जब बात चली है तो उसी का लिख लेते हैं, 1 अपॉन x यानी x पावर -1। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल ln x, ना ln x नहीं, ln mod x। ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है। क्यों है ln mod x? आप सबको पता है यार, डिफरेंशिएशन करने से या इंटीग्रेशन करने से फंक्शन के डोमेन पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, ऑब्वियस। या जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का डोमेन जो है, उस फंक्शन का डोमेन तो डेरिवेटिव से ज्यादा ही रहा होगा। भाई मैंने एक फंक्शन fx ले लिया, मैंने एक फंक्शन fx ले लिया, वो उसका डोमेन r है लेकिन वो 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा तो हो ही सकता है, आप तो बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि उसके डेरिवेटिव के डोमेन क्या होगी, आप कहोगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। जहां वो डिफरेंशिएबल नहीं है वहां उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब उसके डेरिवेटिव के डोमेन में 2 नहीं है, ऐसे ही होगा। तो यहां फंक्शन से उसके डेरिवेटिव के डोमेन की बात की जाए तो उसके डेरिवेटिव में कुछ पॉइंट फंक्शन के डोमेन से कम हो सकते हैं, ज्यादा थोड़े ना हो सकते हैं, ज्यादा थोड़े ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। अब यदि मैं आपसे कहूं कि भैया ln x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x, कितना गलत है ना, कितना गलत है, गलत है अच्छा खासा। क्यों गलत है? लेकिन यहां कॉमन सेंस चल रहा था इसलिए हमने इसको गलत नहीं बोला। कॉमन सेंस क्या चल रहा था कि भैया ये मैं मान के चल रहा था कि आप इतने पढ़े लिखे हैं कि इसका डोमेन r प्लस है, यानी किसी फंक्शन का डोमेन r प्लस है तो उसके डेरिवेटिव की बात r प्लस में ही करेंगे, जहां वो फंक्शन है ही नहीं वहां उसके डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पर कि भैया यहां 1 अपॉन x में आप क्या लेंगे? r प्लस, क्योंकि 0 और नेगेटिव नंबर तो डोमेन में नहीं है, तो वहां फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की बात करना बेमानी है। लेकिन ऐसा ही तो अब हमें इंटीग्रेशन में भी ध्यान रखना होगा। तो आप सोचो यहां 1 अपॉन x जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन r -0। सारे नॉन जीरो रियल नंबर इसमें आप दे सकते हो। भाई प्रॉब्लम किससे है? इसको 0 से है ना, बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अपॉन x का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो भैया इसके इंटीग्रल का डोमेन भी वही रहना चाहिए, इसके इंटीग्रल का डोमेन भी वही रहना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे लिख सकते हो ln x? क्यों? इसकी डोमेन तो r प्लस है, इसकी तो आधी सत्ता लूट ली। हाँ लूट लिया आपने, इसकी तो आपने आधी सत्ता लूट ली। ये सारे नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन था, और आपने जब इसका इंटीग्रल लिखा तो ln x लिख दिया, यानी आपने कहा नेगेटिव नंबर्स गए तेल लेने। यही मतलब हमने सिर्फ उसकी सत्ता जो है वो पॉजिटिव साइड में कर दी, नेगेटिव साइड से हमने उसको हटा दिया। लग गई ना बात?
नहीं करना है ऐसा। तो ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल ln x नहीं होता है, ln mod x होता है। इसका डोमेन बताओ। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? नेगेटिव मिलेगा नहीं, मॉड खड़ा है। ठीक जी हाँ, तो ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, ln mod x, यानी जब कभी भी लॉग आएगा इंटीग्रेशन में अंदर मॉड टांग देना, डंडे लगा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, साइन एक्स। बहुत अच्छे से पता है किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस एक्स का। जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। फोर्थ, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। ध्यान यहां रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन चल रहा होगा, और कई बार ऐसा होगा एक ही क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, कॉस का हमें डिफरेंशिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, और हमारी प्रैक्टिस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखने की होती है। हम फ्लो में इंटीग्रेशन भी माइनस साइन लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि ये एरर्स जो है फ्लो में आपसे होती है, हम लोगों से भी होती हैं, बोलने के बाद हम लोग भी कई बार कर देते हैं। तो यहां इससे बचाव करके रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, तो यहां पे मेरे बच्चे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन होता है। इज इट क्लियर? फिफ्थ, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, टेन एक्स का। जी हाँ, सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है टेन एक्स का। सिक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉट एक्स का, क्योंकि कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो जब यहां से माइनस हटा है तो वहां माइनस चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, बहुत बढ़िया कि सर सेक एक्स का है, बिल्कुल सही मेरे बच्चे। एट्थ, आपसे कहा जाए कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है, आप कहेंगे सर माइनस ऑफ कॉसेक एक्स, क्योंकि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप सबको आते हैं, इसमें कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूं, कुछ और हैं वो भी हम लिख लेते हैं। वापस वैसे ही चलेंगे, तो नेक्स्ट 9th नंबर। ठीक, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद कीजिए ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। इसे आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। क्लियर? 10th, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का है, तो जी हाँ ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स। लेकिन हमें यह भी पता है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक माइनस और लगा दिया जाए तो माइनस बैलेंस हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से 11th, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी हाँ, बहुत अच्छे से आपको पता है, सही है ना। एक चीज हम लिखना भूल गए हैं, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका इंटीग्रल है, बहुत सही याद है आपको कि क्या, कि सर सेक इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रल है, और क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। वहां मैंने आपको याद करो डेरिवेटिव के केस में बताया था यहां मॉड एक्स, तो आप यहां मॉड एक्स लगाएं या खाली एक्स रहेगा, तो जिसमें डिफाइन होगा यानी पॉजिटिव केस में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए 12th, और याद करो क्या बचा हुआ है, जी हाँ बताओ, ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स होगा, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। 13th, ए पावर एक्स। ए पावर एक्स, ए पावर एक्स के बारे में भी आपका पता है कि भैया ये जो है इसका इंटीग्रल ए पावर एक्स अपॉन ln ए हो जाएगा। रीजन कि ए पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ए पावर एक्स इंटू ln ए होता है,
होता है नहीं होता है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है 1/ln a, ऐसे कैसे रहेगा, a पावर x का डेरिवेटिव आएगा a पावर x इंटू ln a विल गेट कैंसिल आउट, आपके पास ये आ जाए। तो a पावर x का जो है इंटीग्रल a पावर x अपॉन ln a। ये 13 बेसिक फॉर्मूले हैं। अब हम जो है कुछ रूल्स लिखेंगे कि इंटीग्रेशन में और क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन आज की क्लास का होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही 13 फॉर्मूले काम आएंगे, इनके अलावा कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये बेसिक है, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना है आज के प्रैक्टिस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कुछ हो सकता है कि अगली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भैया जिनमें हम इन 13 फॉर्मूले के अलावा कोई दिमाग नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन का। बस क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ बेसिक रूल इंटीग्रेशन के। वो रूल्स क्या है उनकी बात करते हैं। ये है फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम देख लेते हैं क्या है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है उनकी बात करें तो सबसे पहला रूल है वो, उसको हम एक काम करते हैं, पहले ऐसे देखते हैं अलग तरह से कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू gx प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू gx प्लस c मान लिया। देन जो रूल्स हैं उसमें रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ, और एक काम और करते हैं कि साथ में एक और चीज एज्यूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ hx dx इज इक्वल्स टू px प्लस c डैश। ठीक है, c डैश जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उनसे हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो फिर रूल नंबर 1 क्या कहता है, देन रूल नंबर 1 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ fx dx विल बी k और gx प्लस c। समझे क्या कह रहे हैं कि k fx dx, यदि fx का इंटीग्रेशन gx है तो समझिएगा क्या कह रहा है, fx का इंटीग्रेशन gx है तो k fx का इंटीग्रेशन k gx हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से हमें कोई सच लेना देना नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ऐसा काहे नहीं किया, कि हमको ऐसा करना चाहिए था, कि हमें तो ऐसा करना चाहिए था कि k gx प्लस c। देखिए इसमें और इसमें लॉजिकली कोई फर्क नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो इतना खुला हुआ है, इतना खुला हुआ मतलब इतना जबरदस्त है कि उसमें आप कुछ मर्ज भी कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और उसमें से कुछ कांस्टेंट को निकाल भी सकते हैं। दोनों ही चीजें अलाउड है। एक्चुअली यहां पर c के लिए बोला हुआ है कि भैया ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है तो इसकी शक्ल आप कैसे भी दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां आपने c लिखा, मैं कह रहा हूं कि भैया के सी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जरूरी नहीं है कि आप सी लिखो, आप इसको के इंटू सी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्यों आप कहोगे एक ही बात क्यों है, कि भाई कुछ नहीं, यहां मान लो मुझे 2 लेना है, मान लो मुझे 2 लेना है कि ये कांस्टेंट जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल चाहिए, तो कोई बात नहीं सी को 2 ले लेंगे, और सी यहां की जगह के सी लिखा होगा तो के सी को 2 ले लेंगे। एक्चुअली इस कांस्टेंट के लिए बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप k लिखो, लैम्डा लिखो, क्या कहते हैं m लिखो, k डैश लिखो, c डैश लिखो, c1 लिखो, c2 लिखो, ये सिर्फ एक नोटेशन है। वैल्यू तो ये सारी रियल ले सकता है, वैल्यू तो ये सारी पॉसिबल रियल वैल्यूज जो उस फैमिली ऑफ कर्व के साथ अलाउड है वो सारी वैल्यूज ले सकता है। तो शक्ल उसकी कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि भैया ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो फैमिली ऑफ कर्व हमें मुझे मिलने वाला है, उस फैमिली ऑफ कर्व में जो जो अलाउड वैल्यूज कांस्टेंट की हो सकती हैं वो सब ले सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहां हम कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को मर्ज भी कर सकते हैं, और इस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट जो है वो निकाल, उसमें इस कांस्टेंट में से कांस्टेंट निकाल भी सकते हैं। ये इसका एग्जांपल अभी लेंगे और वही एक्चुअली
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की वो खासियत है जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि आप सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, आंसर निकालेंगे, आंसर आएगा, मैच करेंगे आंसर से, मैच नहीं करेगा। एक्चुअली आपका आंसर और जो आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही होगा यदि आपने बिल्कुल मैथमेटिकल हाँ क्या कहते हैं अप्रोच बिल्कुल सही लगाया है, तो आपका आंसर और दिया हुआ आंसर दोनों सेम ही होगा। फर्क क्या होगा? सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू का फर्क होगा। हम यहाँ मैं भी एक एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा भी सही, तो ये ध्यान रखना, आप ऐसे लिखें एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आके फिर हम वही करेंगे कि ये जो केसी है इसको सिंगल कांस्टेंट लिख देंगे कोई एक। तो ध्यान रखना है एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हर टर्म के इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट नहीं लिखना होता है। आप सारा इंटीग्रेशन कर लो, लास्ट में एक कांस्टेंट लिख दो। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब बाई 3, इसके साथ कांस्टेंट c1 टांग दिया, 1 को इंटीग्रेट किया उसका हाँ इंटीग्रेशन आया x और उसके साथ कांस्टेंट जो है वो c2 टांग दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब हमने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया और कहा कि सर एक्स क्यूब बाई 3 और इसके साथ एक कांस्टेंट c1, और फिर 1 को इंटीग्रेट किया x और उसके साथ एक कांस्टेंट c2। ऐसे लिखते हैं क्या? आप सब तो खेले खाए पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ऐसे लिखते हैं? ना, ऐसा तो कोई गंवार अनपढ़ भी नहीं लिख सकता, नहीं लिखता है ना। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं भैया, यदि अब आप कहोगे सर ऐसे लिखने में क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आखिरी में आके हुआ क्या होगा कि जब आपको आंसर दिया होगा, जिसने भी वो आंसर दिया होगा वो क्या करेगा, इन दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके एक कांस्टेंट सी बना देगा, खत्म। इन दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके कांस्टेंट सी बना देगा। वो यही कहेगा भैया दो कांस्टेंट वैल्यू है ना, आपस में ऐड होके कांस्टेंट ही तो देंगी, ले लो कांस्टेंट। आप कहोगे नहीं ये 1 और ये 2 हुआ तो कहोगे ये 3 हो जाएगा, तो कहेगा, आप कहोगे कि भैया 3 के कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, ये 1 और ये 2 थोड़ी पॉसिबल हैं, ये 2 ये 1 भी पॉसिबल है, ये 0 ये 3 भी पॉसिबल है। तो फिर आप कहोगे भैया इसका 0 इसका 3 होना भी तो अलाउड है, इसका 0 इसका 3 होना भी तो अलाउड है, इसको ये सारी रियल वैल्यू दे सकता है, सारी रियल वैल्यू दे सकता है, तो 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं सारे हो सकते हैं, 2.1 0.9 भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत? हमें इससे परेशान नहीं होना है। हम क्या करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या रोल होता है कि सारा इंटीग्रेशन जहां जहां जितना जितना करना है आप सारा इंटीग्रेशन कर दो, लास्ट में आके एक कांस्टेंट लिख दो, लास्ट में आके एक कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। तो हर टर्म का इंटीग्रेशन करते हुए कांस्टेंट नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें। इज दैट क्लियर? यस, मेरे हिसाब से आप सब बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, निश्चिततः आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे नहीं ना लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कैसे लिखेंगे बच्चे, ऐसे लिखेंगे, ठीक। सभी को क्लियर? आगे की बात कर, ये पहला रूल है। पहला रूल इसका क्या कह रहा है कि भैया यहाँ के क्या है, ये भी लिख लो, वेयर के इज, अच्छा के कांस्टेंट है क्या? नहीं, के कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। यहाँ वेयर के इज इंडिपेंडेंट टू एक्स, के कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन बस उसकी खासियत क्या होगी, वो वेयर के इज इंडिपेंडेंट टू एक्स। के कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स से लेना देना नहीं होगा उसका, बस इतना सा ध्यान रखना। यदि ये एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसे बाहर निकाल दो, इसे बाहर निकाल के जो अंदर बचा है उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट फंडामेंटल रूल है कि कांस्टेंट जो है, या कांस्टेंट कहें या कोई ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं, उस टर्म को आप बाहर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए सेकेंड रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस kx, fx प्लस माइनस, यहां हमने h का लिखा है तो fx प्लस माइनस hx dx, कि fx का इंटीग्रेशन gx है, hx का इंटीग्रेशन px है। तो आपको यदि f प्लस माइनस h का इंटीग्रेशन निकालना है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं आप। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ hx dx लिख सकते हो।
और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन gx, इसका इंटीग्रेशन px। फिर वही, क्या हमें इसे यहां पर gx प्लस c और इसे px प्लस c डैश लिखना चाहिए क्या? ना, हम सिर्फ ये लिखेंगे कि ये gx, ये px और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया क्या कि भैया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आखिरी में एक ही लिखना है, हम दोनों के अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहां भी क्या समझ में आया, दो फंक्शन के इंटीग्रल यदि आपको पता है तो उनके सम और डिफरेंस का इंटीग्रल जो है वो सेपरेट करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। यानी टर्म्स जो हैं यदि प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं तो आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना था तो हम एक्स स्क्वायर का अलग कर दें, 1 का अलग कर दें, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है रूल नंबर 3। तो आपको समझ में आ रहा है, रूल तो बिल्कुल हाँ कचरा है, सब आपको आते हैं। जी हाँ, कोई है ही नहीं रूल, एज सच कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ जबरदस्ती की बनाई हुई चीजें, कॉमन सेंस है जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर भरा पड़ा है। चलिए, एक जो यहां पर मेन मुझे लिखाना था उसका ध्यान रखिएगा, वो है रूल नंबर 3। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस बी dx विल बी इक्वल्स टू क्या? fx का इंटीग्रेशन क्या है? gx, तो g ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। नहीं, क्या ध्यान रखना है? हाँ, a से डिवाइड करें। यदि आप क्या किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको पता है तो उस फंक्शन में x की जगह आप किसी लीनियर को रिप्लेस कर दो, कतई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो जैसे f का इंटीग्रेशन g है तो यहां भी f का इंटीग्रेशन g ही रहेगा, बस आप ध्यान रखें जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड मार दो। जैसे मैंने कहा था ना एमओडी के वक्त, क्या चेन रूल के लिए नियम बना लो, आप x को भी डिफरेंशिएट करके यहाँ into 1 लिखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x into x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे बताया था। तो ऐसे ही आप इंटीग्रेशन में नियम बना लो कि जब कभी भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे उस फंक्शन में x की जगह यदि कोई लीनियर होगा तो आपको उस लीनियर में x के कोफिशिएंट से डिवाइड मारना है। तो आप तो प्रैक्टिस बना लो, खाली x भी है ना तो अपॉन 1 लिखेंगे, खाली x भी है तो अपॉन 1 लिखेंगे। जैसे यहां पर इसका एग्जांपल यदि मैं दूं तो ये एग्जांपल है मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 dx is equals to cos of 2x plus 3 अपॉन 2, यही होगा ना? क्या आएगा? माइनस कॉस का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अभी बताया आपको, ध्यान रखिएगा, अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। तो यहां पर वही कि भैया यहां लीनियर आ गया, x की जगह लीनियर आ गया तो हमने क्या किया, लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड मार दिया, ये ध्यान रखना है। अब आपको मैंने क्या कहा कि भाई हमें तो प्रैक्टिस बना लेनी है कि खाली x भी है तो भी हम 1 से डिवाइड मारेंगे ताकि हमसे ये कभी एरर ना हो, क्योंकि ये कॉमन एरर है कि फ्लो में इंटीग्रेशन तो कर देते हैं लेकिन लीनियर में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो आप तो प्रैक्टिस ऐसी बनाओ कि यहां पर मान लो खाली साइन ऑफ x प्लस 5 भी होता तो आप क्या लिखते? आप लिखते कि भैया माइनस कॉस ऑफ x प्लस 5 अपॉन 1, x के कोफिशिएंट से हर हाल में डिवाइड मारना है। खाली साइन x होता तो माइनस कॉस x अपॉन 1, x के कोफिशिएंट से डिवाइड मारने की प्रैक्टिस डाल लीजिए, कभी ये एरर नहीं होगी। बात आती है ये आया कहां से, क्यों हुआ ऐसा? यहां हम x को लीनियर से क्यों बदल सकते हैं, और बदल भी दिया तो यहां ये अपॉन में a क्यों आया, जरा गौर कीजिएगा। तो ये रूल तो आपके खत्म है, इस वाले रूल को हम और अच्छे से यहां पे समझते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस c, ये दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इस रिलेशन को यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल्स टू g डैश x। इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव है ना, आपको पता है। तो यदि हमारे पास f के इंटीग्रेशन से gx मिल रहा है, इसका मतलब क्लियर है g को डिफरेंशिएट करने से f मिला होगा। हाँ, लीजिए g डैश x इज इक्वल्स टू fx। ठीक, अब आप सोचिएगा यहां पर यदि मेरे बच्चे ऐसा हो जाए कि f ऑफ ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन हम जो g ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c लिखे हैं,
क्या वो सही है क्या? देखो वो सही है क्या, कैसे कि यहां पर फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें पता है f का इंटीग्रल g है, इसका मतलब g f का डेरिवेटिव है, यहां हमने देखा भी से, तो यहां भी वही होगा कि भैया यदि इस अंदर वाले का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कि लीजिए इसको डिफरेंशिएट मारते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि भैया आप 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करो, ये 1/a तो क्या है, कांस्टेंट है, इसे तो बाहर रखो डिफरेंशिएशन से। अब सबसे पहले मुलाकात हमारी किससे हुई, g से हुई, तो g का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश होगा, अंदर जो होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर अंदर घुसे, अंदर घुस से किससे मुलाकात हुई, ax प्लस b से मुलाकात हुई, इसे ठोकते हैं यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ax प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, चेन रूल लग रहा है, ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे, ओहो तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगाते वक्त क्या करना पड़ेगा भैया, यहां इनटू a लिखना पड़ेगा, क्योंकि ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a है या नहीं है। एक्चुअली अब देखो आप, ये a और ये a आपस में कैंसिल हो गए और आपके पास क्या आ गया, g डैश ऑफ ax प्लस b। तो ऑब्वियस सी बात है g डैश x यदि fx के इक्वल है तो g डैश ऑफ ax प्लस b क्या रहा होगा, f ऑफ ax प्लस b ही तो रहा होगा। सिंपल है यार, g डैश x यदि fx के इक्वल है तो g डैश 5 f5, g डैश 7 f7, तो g डैश ax प्लस b f ऑफ ax प्लस b। क्यों यहां पे हमने 1/a रखा था कि भैया इस पर चेन रूल लगना था डिफरेंशिएशन में, चेन रूल लगने की वजह से यहां पर क्या आना था, एक एडिशनल a आना था, उस एडिशनल a को बैलेंस करने के लिए हमने 1/a लिखा हुआ है। क्लियर? अब कई लोग जो है इस रूल का इतना जबरदस्त उपयोग करते हैं, माशाअल्लाह, मतलब मजा आ जाता है। देखिएगा कुछ लोग जो कितने बड़े वाले नमूने होते हैं उसको भी देखते हैं कि सर ने समझाया चेन रूल को बैलेंस करने के लिए 1/a लिखा लगा हुआ है, चेन रूल को बैलेंस करने के लिए 1/a लगा हुआ है, तो भैया इन्होंने नियम बनाया, इन्होंने क्या नियम बनाया, अच्छा ये मसला है, एक काम है इसका, मतलब कि यहाँ पे g पर हम जब चेन रूल लगाएंगे तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट करने से a आएगा, तो जो चेन रूल लगाने से आगे वाला फंक्शन आता है ना उससे डिवाइड मारते हैं। रूल बनाया देखो बड़ा मजेदार, क्या कि g ऑफ ax प्लस b को हमने a से इसलिए डिवाइड किया, सर ने समझाया भैया चेन रूल की वजह से a आएगा, उस a को बैलेंस करने के लिए हमें 1/a करना पड़ा, नीचे a ठोकना पड़ा। तो अब हमने क्या किया कि यहां कोई भी आ जाए, चेन रूल से जो बगल में आने वाला है ना उसको बैलेंस करने के लिए नीचे पहले ही व्यवस्था कर देंगे, यानी यहां चेन रूल जो है वो अलग तरह से लगेगा चेन रूल, और कैसे लगेगा कि वो अब जो है मल्टीप्लिकेशन में ना लिखकर डिवीजन में लिखना है। देखो कैसे, क्या मतलब है, काफी लोगों को समझ में नहीं आई कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर अब समझ में आएगी कि कुछ लोग क्या क्या करते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान सर, लो साइन का होता है माइनस कॉस, अब क्योंकि चेन रूल से आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो बगल में 2x आएगा, उस 2x को बैलेंस करने के लिए मैंने 2x नीचे लिख दिया। आपने यही तो किया कि क्या कि f का इंटीग्रल g है तो f ax प्लस b का इंटीग्रेशन g ax प्लस b हो गया, अपॉन में a कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां a आएगा, वो a बगल में आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे a लिखा है। तो यहां भी तो ऐसा होगा कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अंदर घुस के एक्स स्क्वायर को जब हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो बगल में 2x आएगा, और 2x आएगा तो हम उस 2x को बैलेंस कर देते हैं। देखो और मजेदार, ऐसे करते हैं कि सर बहुत आसान है, तो बहुत आसान है। क्या? देखो आप कि यदि यहां पर आपने दे दिया, मान लीजिए सेक स्क्वायर ई पावर एक्स, बहुत आसान, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x, तो 10 ऑफ ई पावर एक्स। जब हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने में अंदर जाके भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में ई पावर एक्स आएगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, उसको बैलेंस करने के लिए एक ई पावर एक्स नीचे लिख दिया। नियम बना लिया इन्होंने, क्या कि भैया इसके डिफरेंशिएशन से ये कैसे आता है कि इसके डिफरेंशिएशन से ये ऐसे आता है कि जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं
तो चेन रूल से ax प्लस बी के डिफरेंशिएशन में जो a आ रहा है वो नीचे वाले a से कैंसिल हो जाए और यहाँ कुछ ना बचे। इसकी व्यवस्था उन्होंने अब हर जगह करना सुनिश्चित कर दिया कि अच्छा जब अंदर एक्स स्क्वायर होगा ax प्लस बी की जगह तो एक्स स्क्वायर पर चेन रूल लगाएंगे 2x आएगा, बगल वाले 2x को बैलेंस करने के लिए नीचे 2x लिख दिया। ऐसा यहाँ इस e पावर x को बैलेंस करने के लिए e पावर x लिख दिया। बड़ा मजेदार है ना, देखो कितना मजेदार है, कितना प्यारा है। जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट करके बताओगे आप? जो महानुभाव ऐसा समझे थे जरा उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या इसको डिफरेंशिएट करके बताओगे? क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। ऊपर और नीचे दोनों जगह x के फंक्शन, जरा लगा के देखते हैं। ये -1/2 कांस्टेंट cos x स्क्वायर अपॉन x का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला फंक्शन x ऐसे कैसे रखा, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, अंदर घुस के x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x, क्या किया, नीचे वाला फंक्शन ऐसे कैसे रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे कैसे रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। इसको जरा इससे मैच कराओ, कहीं भी कोई मैच होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, कतई नहीं आ रहा। वो अजीब है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। यहां क्यों ऐसा हो गया, यहां क्यों नहीं हुआ? भैया यहां ये 1/a कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया हमने, इसमें कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगा। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इस 1/a को तो कांस्टेंट होने की वजह से सिंपल बाहर रख दिया। भाई तू बाहर पड़ा है, चिल्लाना मत, साफ साफ बाहर है, तेरा डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमें, तू बाहर, वो बाहर आ चुपचाप। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां जो आया उससे कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये मानने को तैयार नहीं है बाहर रहने के लिए। वो कहता है मैं तो वेरिएबल हूं, मुझे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, आप मुझे बाहर थोड़े ना छोड़ सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो क्या यहां पर कि लो जी -1/2x को बाहर छोड़ दिया और सिर्फ cos ऑफ x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया और वो आ गया माइनस ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर और चेन रूल से 2x आ गया और इसलिए 2x ये 2x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस बैलेंस हो गया, साइन x स्क्वायर आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। कब प्रॉब्लम होती है? जब यहां वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल कब आएगा? जब यहां पर एक लीनियर की जगह कोई और फंक्शन होगा। लीनियर को डिफरेंशिएट करने से सिर्फ कांस्टेंट बचता है, इसलिए यहां किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता है तो उसमें x की जगह ज्यादा से ज्यादा आप एक लीनियर लेके आ सकते हो, कुछ और लेके नहीं आना है। समझे कि भैया sin x का डिफरेंशिएशन, हाँ sin x का इंटीग्रेशन पता है तो sin 2x का निकल जाएगा, sin 2x प्लस 3 का निकल जाएगा, sin 5 माइनस 3x का यहाँ निकल जाएगा, लेकिन sin ऑफ x स्क्वायर का नहीं निकलेगा, sin ऑफ e पावर x का नहीं निकलेगा, sin ऑफ cos x का नहीं निकलेगा। तो x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है? x की जगह सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर अलाउड है, कोई फंक्शन अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इस नियम को बहुत तरीके से समझें तभी आपको आएगा। ऐसे ही चलते में ये नहीं कि भैया चेन रूल पेल दिया हमने और हमने सब कुछ कर दिया, चेन रूल का एडजस्टमेंट कर दिया, ये एडजस्टमेंट ऐसे नहीं होता है। देख लो आप, इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक है हमारे, हाँ क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का विद रूल हमने सारी चीजें देख ली हैं। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हम कैलकुलस के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लेके चलते हैं उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के अंदर एंगल जो होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। जैसे हमें पता है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x की जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी मेरे बच्चे, आई थी ना। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये x है ये किस में है? रेडियन में है। जितने भी कैलकुलस के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, चाहे वो sin x का डिफरेंशिएशन है, चाहे वो sin x का इंटीग्रेशन है, चाहे वो sin x अपॉन x की लिमिट है, इन सब के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा किस में होता है? रेडियन में होता है। एंगल यदि रेडियन में नहीं है तो आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा सबने कि भाई यहां पर मैंने ये लिखा और मैंने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x डिग्री, ये रेडियन था।
डिग्री में लिख दिया। तो अब यहां पर ये 1 नहीं होगा, यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला रिलेशन क्या है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि d/180 इज इक्वल्स टू r/200। होता है नहीं होता है, यही होता है। अब यहां हमें पता है कि भैया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, यही होता है क्या, बहुत बढ़िया, वो ग्रेड वाला है, क्या होता है वहां है, ये क्या है, ग्रेड वाला, सब बताया है क्लास में आपको। तो अब क्या करें, यहां पर क्या आएगा, हाँ यहां पाई आएगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या होगा, डिग्री, अब यहां डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला तरीका क्या दिख रहा है, 180/पाई ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है 180/पाई इंटू आर। लेकिन यदि रेडियन में निकालना है तो क्या आ रहा है, आप सबको पता है, पाई/180 इंटू डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब पाई/180 से मल्टीप्लाई करना। तो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे मेरे बच्चे, तो लिमिट क्या आएगी कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्चुअली इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से रेडियन में। तो क्या हो जाएगा, पाई/180 इंटू एक्स। ये देखो, डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में आ गया। अब नीचे तो लेकिन क्या है, नीचे तो एक्स डिग्री है भैया, एक्स ही है, नीचे तो क्या है, एक्स ही है। अब यहां पर देखो, इसने नीचे एक्स डिग्री दिया है, तो नीचे एक्स डिग्री दिया है, तो यहां भी पाई/180, ये भी किस में कन्वर्ट, रेडियन में। जो एंगल यहां दिया है वो एंगल यहां पर, और आपके पास क्या आ गई, वैल्यू 1। आप कहोगे सर यहीं लिख देते, यहां तो लिख सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा होता तब क्या करते, क्वेश्चन ऐसा होता कि लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ एक्स डिग्री अपॉन एक्स। अब खेल हो गया, क्या इसने ये एंगल डिग्री में दे दिया, नीचे एक्स ही दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हाँ अब आपको पता है कि सर अब इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई/180 आ जाएगा, पाई/180 एक्स। और ये हमसे क्या कह रहा है कि मुझे यही एंगल नीचे चाहिए, नीचे आपने खाली एक्स दिया हुआ है, तो फिर पाई/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब आएगा ये, ठीक है, ये आंसर 1 हो गया, ये आपके पास पाई/180 आ गया। फेज 2 वालों को डरने की जरूरत नहीं है, लिमिट आपको मिलने वाला है, लिमिट आपका हो जाएगा। उससे मेरा एम तो अभी जो सिर्फ है वो सिर्फ इतना सा ही, जब फेज 2 वाले अपने आप समझ जाएंगे, जब आप लिमिट करोगे ना बच्चे, तो आपको ये सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको ये आता है, लेकिन मेरा एम तो सिर्फ इतना सा है कि भैया जितने भी कैलकुलस के फॉर्मूले हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, उन सब में एंगल किस में होता है, रेडियन में। ये ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर ये सिचुएशन हो जाए, मान लो आपसे कोई कहे कि भैया साइन ऑफ एक्स डिग्री को इंटीग्रेट करो, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, लेकिन ये एक्स डिग्री को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां आप क्या करोगे, इस एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे और लिखोगे पाई/180 एक्स dx, ये होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो कॉस ऑफ पाई/180 एक्स, और x के कोफिशिएंट से क्या करना है, अभी अभी हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड मारना है। तो यहां x का कोफिशिएंट पाई/180 हो गया, ये इंटीग्रल आएगा। तो ध्यान रखना है, साइन ऑफ एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन ये होगा, माइनस कॉस नहीं होगा, या इसको लिखें कि माइनस कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन पाई/180। तो ध्यान रखना है, साइन ऑफ एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स डिग्री नहीं होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन पाई/180। इज दैट क्लियर? बस मेरा एम जो है वो इतना सा है कि आप ये ध्यान रखें, जितने भी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन के हैं, चाहे डिफरेंशिएशन के हैं, चाहे वो लिमिट के हैं, सारे फॉर्मूले में एंगल सिर्फ और सिर्फ किस, हाँ क्या कहते हैं, किस में होना चाहिए, रेडियन में। यदि रेडियन में नहीं है तो रेडियन में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूले का यूज करना है। इज दैट क्लियर?